महाराष्ट्र से एनसीपी में टूट के बाद आज अजित पवार और शरद पवार दोनों ही गुटों की अहम बैठक हुई, जहां एक ओर अजित खेमे में 35 विधायक पहुंचे हैं तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार खेमे में 16 विधायक शामिल हुए। बैठक में अजित पवार ने मंच से चाचा शरद पवार पर कई बड़े वार किए और अजित पवार ने कहा कि शरद पवार 82 साल के हो गए हैं, कभी रुकेंगे या नहीं। यही नहीं, अजित पवार ने यह भी कहा कि साल 2019 में शरद पवार के कहने पर ही उन्होंने फडणवीस के साथ शपथ ली थी। वहीं एनसीपी में मची सियासी हलचल के दौरान शरद पवार ने अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बीजेपी में गया वो खत्म हो गया। मी कधी महाराष्ट्राला खोटं बोलणार नाही, खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही। और महाराष्ट्र में मची सियासी घमासान पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी 24 तास के एडिटर नीलेश खरे। नीलेश सर, जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिनों में महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल देखने को मिली है, अब चाचा भतीजा ही एक दूसरे के आमने सामने हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दोनों ही पार्टियों ने, मतलब एक तरह से दोनों नहीं, चाचा और भतीजा ने ही अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की। हालांकि जो शक्ति बल है वो भतीजे के पास ज्यादा दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर आज संबोधित कर रहे थे, वही अजित पवार ने ऐलान कर दिया है कि अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और चुनाव आयोग को उनके द्वारा एक पत्र भी लिखा गया है और उसमें ये दावा किया गया है कि 40 विधायक उनके साथ हैं, वो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उनका चुनाव 29 जून को हो गया है। तो ये कहकर साफ तौर पर बिगुल फूंक दिया गया है कि वो अब शरद पवार के विरोधी है और वो शरद पवार को कतई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं देखना चाहते। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो 82 साल के हो गए हैं, इस वक्त उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए और नए लोगों के हाथ में कमान दे दी जानी चाहिए। तो ताकत तो यहां पर अजित पवार के पास साफ तौर पर नजर आ रही है। 40 विधायकों का वो दावा कर रहे हैं, पर आज बैठक में 31 लोग बैठे हुए नजर आए जो कि अजित पवार के साथ थे। वही शरद पवार जी के बैठक में नजर आए केवल 12 लोग। ठीक है, इस लिहाज से अजित पवार के पास संख्या ज्यादा है, 31 भी अगर है तो संख्या ज्यादा है। पर एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि उनके पास 36 होने चाहिए। अगर 36 नहीं होंगे तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पद गवा सकते हैं, यानी वो विधायक पद भी गवा सकते हैं। तो ऐसे में भले ही जोड़ तोड़ चल रहा हो, पर इतना जोड़ तोड़ अजित पवार अब तक नहीं कर पाए हैं कि वो अपने बलबूते पर कह सके कि वो पार्टी से एक गुट लेकर बाहर निकल रहे हैं। और अगर वो पार्टी से एक गुट लेकर बाहर निकलते हैं तो वो किस पार्टी में मर्ज होने जा रहे हैं वो भी साफ नहीं किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश साफ साफ है। ऐसे में भले ही स्थिति इस वक्त यानी उठ जो है वो अजित पवार के करवट बैठता नजर आ रहा हो, पर चुनाव आयोग का उठ क्या अजित पवार के और करवट बैठेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या अजित पवार के गुट को समर्थन देगी या उनको अधिकार देगी? इन सवालों को लेकर खासा संभ्रम है और वहां पर अजित पवार कमजोर नजर आ रहे हैं। ये बात तो सही कही आपने कि अजित पवार भले ही उस तरफ कमजोर आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको और एक कदम आगे हम देखने की कोशिश करें कि 24 में चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले जो सियासी गठजोड़ पहले बना, यानी इन 5 सालों में हमने जो देखा, जितना उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में दिखा उतना देश भर में कहीं नहीं दिखा। तो सारी पार्टियों का एकजुट होना, अलग होना, फिर महाविकास आघाड़ी बनना, एक नई सरकार बनना, फिर बीजेपी का वापस सत्ता में आ जाना, अब अजित पवार का जुड़ जाना, तो इसको आगे के चुनाव में आप कैसे देखते हैं? इन पार्टी का क्या रोल रहेगा? जी देखिए, अजित पवार के पास जो विधायक है वो विधायक सालों से चुनते आ रहे हैं, यानी 8-8, 9-9 टर्म वाले भी विधायक उनके साथ हैं जो कि मंत्री भी बने हैं। और शरद पवार जो है वो इस प्रकार के नेता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। आज भी उनके पास कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, वो सामाजिक काम करने वाला हर कार्यकर्ता वो पवार के साथ है। तो ऐसे में पवार पार्टी को जल्द से जल्द रिवाइव कर सकते हैं क्योंकि उनका ग्राउंड कनेक्ट है। अजित पवार ग्राउंड कनेक्ट में कमजोर है, तो ऐसे में अजित पवार क्या पार्टी को ग्राउंड कनेक्ट में संभाल पाएंगे? वो भले ही सरकार के स्तर पर पार्टी सही से चला ले, पर ग्राउंड कनेक्ट शरद पवार के पास है। आज भी कार्यकर्ता शरद पवार जी के साथ हैं। ऐसे में पवार को यहाँ पर एडवांटेज नजर आ रहा है। अजित पवार यहाँ पर
थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, जो कि शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में, अगर बारामती की ही बात कर ले, अजित पवार के ही चुनाव क्षेत्र की बात कर ले, तो शरद पवार अगर चाहे तो अजित पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचने से रोक सकते हैं, क्योंकि बारामती में जो वजूद शरद पवार रखते हैं वो वजूद अजित पवार नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर एक और समझने वाली बात है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्या तस्वीरें बिल्कुल वैसी हैं, या जो हम नहीं देख पा रहे हैं, पीछे कुछ और चल रहा है, दिख कुछ और रहा है? क्योंकि अगर हम इधर देखें तो देवेंद्र फडणवीस पहले सीएम थे, फिर डिप्टी सीएम हुए, अब डिप्टी सीएम में भी उनका एक तरह से पोर्शन कट गया, तो काफी एक तरह से कहेंगे उनका डिमोशन ही हुआ है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी बराबर मीटिंग कर रहे हैं। इधर अजीत पवार के आने के बाद एक नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, उनके भी मंत्रियों ने शपथ लेने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या जो तस्वीर दिख रही है उसके पीछे की जो तस्वीर है, जो हमें देखने की समझने की जरूरत है, वो क्या देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, जिस आधार पर एकनाथ शिंदे शिवसेना छोड़ बीजेपी के साथ गए थे, वो ये था कि वो एनसीपी के साथ नहीं रहना चाहते, और अजित पवार जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो शिवसेना को तोड़ रहे हैं। वो जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं वो अपने पार्टी को, नेताओं को देते हैं। ऐसे में शिवसेना कमजोर हो रही है और इसलिए वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि वही अजित पवार मंत्रिमंडल में पहुंच गए हैं, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलने की ही संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप जो कारण बताकर गए थे वो कारण तो अब वापस आपके साथ आ गए हैं। तो वहां पर एक बड़ी अड़चन जो है वो एकनाथ शिंदे गुट के लिए यहां पर नजर आ रही है। ऐसे में जहां जहां पर एनसीपी से लड़कर शिवसेना के विधायक चुनकर आए थे, जिन्होंने लगातार साल डेढ़ साल में उन एनसीपी के विधायकों का विरोध किया है, अब वही मंत्रिमंडल में आके बैठ गए हैं। तो आपका टकराव जो है वो एनसीपी बनाम शिवसेना वहां पर भी नजर आएगा, एकनाथ शिंदे गुट का। तो वहां पर अंदरूनी बवाल मचा हुआ है, उनको संभालने की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो कोर कार्यकर्ता है, जो कि विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कहना है आप कई सालों से जिनको गाली दे रहे थे अब उनको साथ में लेके बैठ गए हो, तो ये सही नहीं है। और वो भी स्थानीय स्तर पर इसी एनसीपी के साथ लड़ रहे थे, तो अब जिनके साथ हर रोज लड़ रहे थे अब उनको यस सर कहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसा है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट में मुश्किलें हैं, शरद पवार गुट में मुश्किलें हैं, वहां कांग्रेस जो है ऐसे में सबसे सेफ पार्टी नजर आ रही है। इधर एकनाथ शिंदे गुट में वापस बवाल मच गया है कि यार जिसको छोड़ के आए थे वही साथ में आ गया है, और अजित पवार भी इतने सुख से नहीं है। बीजेपी में भी अंदरूनी बवाल मचा हुआ है। तो पार्टी में जिस प्रकार की स्थितियां राजनीति में बनी हुई है, कोई सुख से नहीं है। सत्ता जरूर आ गई है, सुख किसी के पास नहीं आया है। तो आने वाले दिनों में यही जो डिस्टर्ब गुट है, यही जो डिस्टर्ब एमएलएज है, वो आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल बनेंगे, और एक नया तबका जो है वो चुनकर आने की संभावना अब इस स्थिति में बढ़ गई है। एक अंतिम सवाल सर, इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा कि कांग्रेस जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? माफ करिएगा, कांग्रेस जो है वो इस स्थिति में ये समझ नहीं पा रही है कि क्या हमारे भी कुछ विधायक टूट कर जा सकते हैं, तो इसलिए कोई जो है वो प्रतिक्रिया देता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ये भी टटोल रही है कि क्या स्थिति का फायदा कांग्रेस को होगा, क्या कांग्रेस अपने बलबूते अगर चुनाव लड़ती है तो कर्नाटक में जो स्थिति बनी वही स्थिति क्या हम महाराष्ट्र में बना पाएंगे? करेक्ट। तो वो स्थिति को भाप रही है, टटोल रही है। स्थिति साफ होगी तभी कांग्रेस जो है वो अपने पत्ते खोलते नजर आएगी। पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जरूर शरद पवार के साथ कल बैठक की है और स्थिति जानने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय देने के लिए। जैसा कि हमने देखा कि पिछले 5 सालों में क्या 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल देखने को मिली है वो अब तक नहीं देखने को मिली, और अब ये 2024 में विधानसभा चुनाव में और दिलचस्प होती हुई नजर आएगी।